धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अक्सर कर आपने देखा होगा कि किसी खबर को लेकर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार दिन भर आपको पकाते रहते हैं और कहते हैं कि हमारी खबर का असर हुआ है। जैसे आजकल हम देखिए गुजरात में विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब नया शख्स यानी कि कोई भाजपा का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, तो उसको लेकर जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करेगी तो आप देखिएगा कि भोंपू मीडिया वाले बताएंगे इस नाम को सबसे पहले हमने बताया था, हमने खुलासा किया था, हमारे पत्रकार ने बताया था, हम कह रहे थे ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। करते हैं ना। लेकिन जब ऐसी खबर असल में निकल के आई, जो सच्ची खबर होती है, इनकी खबरें तो सच्ची होती नहीं है, हवा हवाई चार नाम उछाल दी, उनमें से कोई बन गया, उस पर डंका पीटने लग जाओ कि साहब मैंने कहा था, वाहवाही लूटने लग जाओ। जैसे आजकल सरकार होगी, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे आदित्यनाथ योगी की सरकार हो या भाजपा की, जहाँ जहाँ सरकार है वो अपनी पीठ खुद ही थपथपाती रहती हैं। हमने विकास कर दिया जी, हमने ये कर दिया जी, हमने गुंडाराज खत्म कर दिया जी। ऐसे मीडिया की आदत हो गई है जी, देखो हमारी फलानी खबर पर मोहर लग गई है। लेकिन जब असल में ऐसी खबर निकल के आए तो क्या भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों में दम है कि उस खबर के बारे में बोल सके कि हाँ साहब ये है असली खबर। इस पत्रकार ने ऐसा कहा था कि विजय रूपाणी की कुर्सी चली जाएगी, वो गुजरात के सीएम नहीं रहेंगे, और इस पत्रकार को उस वक्त उठा के जेल में डाल दिया गया था। इसके ऊपर देशद्रोह यानी कि राजद्रोह IPC 124 जैसी धारा लगा दी गई थी और जमानत मिलने के बाद हालात ऐसे थे कि पत्रकार देश छोड़कर विदेश चला गया था, वर्तमान समय में भी वहीं पे है। तो इस खबर को दिखाना चाहिए नहीं चाहिए? अब ये चीज़ मैं आपके सामने रखूं तो दो तीन सवाल आपके सामने पैदा हो सकते हैं कि कौन है वो पत्रकार और क्या लिख दिया था उसने। तो इन्हीं सवालों को आपके सामने रखते हैं खबर के अगले हिस्से में। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में आज एक स्टोरी छपी है। अब यहाँ ये भी समझ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, द टेलीग्राफ हो, ये तमाम ऐसे अखबार हैं जो कुछ लिख पा रहे हैं। वरना आज के टाइम आप जानते हैं तमाम भोंपू मीडिया जो है वो टीवी चैनलों में नहीं दिखाई देता, अखबारों में भी दिखाई देता। और हिंदी भाषी जो अखबार हैं वो तो भोंपू मीडिया के भी अब्बा बन गए हैं, उनसे ज़्यादा चाटुकारी दलाली कोई कर ही नहीं रहा है। तो 7 मई 2020 का मामला छापा है इंडियन एक्सप्रेस ने। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि एक वेब पोर्टल है जो गुजराती भाषा में चलता है, उसका नाम है फेस ऑफ नेशन। अगर आप गूगल करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, हम भी स्क्रीन पे आपके लगा रहे हैं। FON शॉर्ट में उन्होंने अपना बनाया है। उसके एडिटर हैं जिनका नाम है धवल पटेल। उन्होंने 7 मई 2020 को, कौन सा दौर है ये? वो दौर है जब कोरोना की पहली लहर देश में चल रही है। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया कि मनसुख मंडाविया को दिल्ली तलब किया गया है, या उनको दिल्ली बुलाया गया है, या वो खुद दिल्ली पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात चल रही है। और विजय रूपाणी जो वर्तमान समय में, यानी कि उस समय में, उस वाला वर्तमान की बात कर रहा हूँ, 7 मई 2020 की, विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी जा सकती है और मनसुख मंडाविया को कुर्सी मिल सकती हैं। आप जानते हैं मनसुख मंडाविया को वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके देश का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया है। और भोंपू मीडिया भी दिखा रहा है कि मनसुख मंडाविया भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो कोई भोंपू मीडिया से पूछे भाई क्या नौटंकी चल रही है क्या, कि 10 दिन पहले तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाओगे और ये कहोगे कि डॉक्टर हर्षवर्धन सही से काम नहीं कर रहे थे, उनको हटा दिया, और अब कहोगे कि मनसुख मंडाविया को जो है वापस जो है गुजरात भेजा जाएगा मुख्यमंत्री बना के, क्योंकि वो पटेल समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं तो पाटीदारों का वोट मिल जाएगा। वैसे यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि गोवा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मनोहर पर्रिकर, उनको केंद्र में ला के रक्षा मंत्री बना दिया, बाद में फिर ले आके उनको गोवा में मुख्यमंत्री बना दिया। कुछ भी हो सकता है। सत्ता बहुत बड़ी असल में चीज़ होती है, तो उसको लेकर कुछ भी कहा जा सकता है। तो वो आर्टिकल इन्होंने लिख दिया। आर्टिकल लिखने के कुछ देर बाद इन्होंने उस आर्टिकल को डिलीट भी कर दिया, हटा भी दिया। लेकिन बावजूद इसके एक दरोगा सामने आ गया। भाई पुलिस तो जो है वो राजपूत होती है, जिसका राज उसके पूत। तो यहाँ उसका नाम छपा है SJ देसाई का, दरोगा का, यानी कि सब इंस्पेक्टर, क्रांतिकारी सब इंस्पेक्टर सामने आया और उसने एडिटर धवल पटेल के खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी। उसमें कई सारी धाराएँ लगाई और उसमें उनके खिलाफ 124A, जिसे आप देशद्रोह भी कह सकते हैं, राजद्रोह भी कह सकते हैं, जिसे आप सेडिशन भी कह सकते हैं, वो लगा दिया, जेल में डाल दिया। मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। 14 दिन बाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांगने के बाद इन्होंने कहा कि जी मैं आगे से ध्यान रखूंगा, मैंने वो आर्टिकल पहले ही डिलीट कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, आगे जब भी ऐसा लिखोगे, जो लोग संवैधानिक सीट पर बैठे हैं उनके बारे में ऐसी कोई टिक्का टिप्पणी करने से पहले आपको सोचना समझना चाहिए और तमाम तथ्य आपके पास होने चाहिए, तभी लिखना चाहिए। इन्होंने माफ़ी मांग ली। 14 दिन जेल में बिताने के बाद ये बाहर आए। बाहर आते ही इन्होंने विदेश का रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि आज इनके हवाले से जो छपा इंडियन एक्सप्रेस में कि इन्होंने संडे टाइम्स को बताया है कि
मैंने इसलिए माफ़ी मांग ली कि वो मेरा करियर प्रभावित करना चाहते थे और सरकार उसको मुद्दा बना रही थी। जब मेरे सामने सरकारी वकील ने कहा कि अगर ये माफ़ी मांग लें तो हम इस मामले को सुलझा देंगे, तो मैंने माफ़ी मांग ली और मैं विदेश निकल आया। अब वो विदेश से ही अपने जो है फेस ऑफ नेशन के लिए लगातार लिख रहे हैं। अब विजय रूपाणी की कल छुट्टी हो गई, आपको बताइए, आप जानते ही हैं, तमाम पूरा मीडिया हंगामा मचाए हुए। तो इस दौरान जो इंडियन एक्सप्रेस है या संडे टाइम्स है, उनको याद आई कि भाई धवल पटेल को ढूंढो। धवल पटेल को ढूंढा गया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये मेरी खबर की पुष्टि है। तो इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि जो भोंपू मीडिया कहता है कि हमारी खबर पे मोहर लगी है, असल में खबर पे मोहर लगी है धवल पटेल की। बेहतर होता भोंपू मीडिया वाले धवल पटेल का इंटरव्यू करते लगातार और पूछते कि आपने तब लिखा था, तब तो बीजेपी ने आपके ऊपर, बीजेपी की सरकार है ना वहाँ पे, सरकार के तरफ से पुलिस वाला ही तो मुकदमा दर्ज कर रहा है, तो सीधा सरकार मुकदमा दर्ज करिए, आपके ऊपर देशद्रोह जैसी धारा लगा दी गई। अब आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? लेकिन इन्हें पता है कि अगर उन्हें दिखाएंगे तो उनका प्रचार प्रसार होगा और सरकार चिढ़ेगी। सरकार को लगेगा कि अच्छा, जिस आदमी पे हमने देशद्रोह लगा दिया, भोंपू मीडिया उसको बिठा के अब उसको हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए उनके बारे में तमाम चीज़ें दिखा और बता नहीं रहा है। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या धवल पटेल ने गलत लिखा था? क्या धवल पटेल ने गलत जानकारी दी थी? क्या धवल पटेल पे वो जानकारी लिखने के बाद जो है इस तरीके से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए? वैसे आप देखेंगे तो ये आजकल एक नया चरित्र बन गया है। जैसे इसी साल शुरुआत में जाइए, 26 जनवरी का दिन था जब किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया। उस दौरान आईटीओ पे एक किसान की मौत हो गई। पुलिस वालों ने कहा कि वो ट्रैक्टर के नीचे दब के मरा है। कुछ पत्रकारों ने, जिसमें बड़े पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई और इसके अलावा कई और, मृणाल पांडे, इसके अलावा कई और लोगों का भी उसमें नाम है, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ऐसे ऐसे आईटीओ पे किसान की मौत हो गई है। किसान कह रहे हैं ये हत्या है, क्योंकि परिवार के लोग कह रहे थे कि पुलिस ने गोली चलाई कि मौत हो गई। तो उनके खिलाफ भी एनएसए और देशद्रोह न जाने कैसी कैसी धाराएं लगा दिया गई थी, आप जानते ही हैं। तो एक चरित्र नया बन गया है। जो लोग ऐसे लिख और बोल रहे हैं उनको ऐसे मामलों में फंसा दिया जाए। लेकिन आपके सामने आखिर में फिर लब्बलुबाब निकाल के ये बताना चाहता हूं कि खबर की पुष्टि इसे कहेंगे, खबर का इंपैक्ट इसे कहेंगे जो धवल पटेल ने लिखी, उनकी बात पे मोहर लगी। ये फैसला तो काफ़ी समय पहले होना था, लेकिन उस दौरान नहीं कर पाए और अब जाके इन्होंने 1.25 साल पहले विजय रूपाणी को हटा दिया। तो क्या धवल पटेल ने गलत लिखा था? क्या बीजेपी सरकार को, जो गुजरात की सरकार है, उसे इस मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए? और 14 दिन जो जेल में बिताए हैं धवल पटेल ने, क्या धवल पटेल को हम कंपनसेशन के लिए कोर्ट में नहीं जाना चाहिए? इस सरकार पे मुकदमा नहीं करना चाहिए कि साहब मेरी खबर को ये गलत बता रहे थे, मैंने जो बताया था कि ये विजय रूपाणी की कुर्सी जा सकती है, अभी तो कुर्सी गई है। लेकिन हम जानते हैं कि जो उलझेगा उसी को और ज़्यादा उलझा दिया जाएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।